हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये हिमाचल जीके की हमारी 8th क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो उन्हें जाकर देख लेना, बिकॉज बिना उन्हें देखे आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। हमने हिमाचल को हिस्ट्री से पढ़ना शुरू किया था। एंशियंट हिस्ट्री हमने पूरी खत्म कर दी है हिमाचल की, एंड हमने इसी हिमाचल की हिस्ट्री को सेंटर की हिस्ट्री मतलब इंडिया की पूरी हिस्ट्री के साथ भी रिलेट किया है। एंड हम पहुंचे हैं मेडिवल हिस्ट्री में। मेडिवल हिस्ट्री में हमने देखा था कि राजपूत बाहर से आते हैं और हिमाचल में कुछ स्टेट्स कुछ जगह को ऑक्यूपाई करके वहां पे स्टेट्स बनाते हैं। राणाज और ठाकुर भी इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में रूल कर रहे थे, तो उनको भी वो हराते हैं। राणा और ठाकुर साथ अपने साथ बहुत सारी ठकुराइज भी बनाते हैं। और हमने देखा था कि नए स्टेट्स इमर्ज होकर आते हैं फॉल ऑफ जनपद्स के बाद। जनपद्स का फॉल डाउन होता है एंड नए स्टेट्स इमर्ज होकर आते हैं, जैसे कांगड़ा हो गया, या फिर चंबा, या फिर बिलासपुर। तो हमने ये सारी चीजें देखी थी। एंड हमने यहाँ यहीं से ही हमने डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आज की डेट में जो एग्जिस्टेंस में है उनका ओरिजिन मेडिवल हिस्ट्री से जाता है। वो जो ओरिजिनेट उस टाइम पे हुई थी, तो हम अब डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी है। लास्ट जो हिस्ट्री थी, लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट थी हमारी, वो हमारी बिलासपुर थी। बिलासपुर में हमने बिलासपुर की ज्योग्राफी को पढ़ लिया था। ज्योग्राफी के साथ साथ हमने ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ लिया था। इनफैक्ट हमने वहां पे रेंजेस पढ़ी थी कि कितनी रेंजेस है बिलासपुर में, क्यों इसको सतधार कहलूर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो बीरचंद थे, उन्होंने इसका नाम कहलूर क्यों दिया, ये हमने देख लिया था। और यहाँ पे जो सात धार है, सात धार पे अलग अलग फोर्ट्स है, धारों की ऊंची ऊंची चोटियां हैं सबकी, वो हमने अलग अलग पढ़ ली थी सारी। हमने ये देखा था जो बीरचंद है वो कहाँ से आए थे, सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के अराउंड से आए थे। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। एंड रहती है ज्योग्राफी की बात। जो ज्योग्राफी में हमने रिवर्स देखा था, कौन कौन सी रिवर्स है। इनफैक्ट हमने हिमाचल प्रदेश की जितनी भी रेंजेस है उसका ओवरव्यू लिया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, वहां पे डिटेल में होगा जब हम ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल करेंगे अलग से, तो वहां पे रेंजेस फिर से हम डिटेल में करेंगे। बट हमने ओवरव्यू लिया था रेंजेस का। उसी के साथ साथ हमने रिवर्स का भी ओवरव्यू लिया था कि किस प्रकार से कितनी रिवर्स हिमाचल प्रदेश में बहती है। एंड डेप्थ में हमने बिलासपुर की रिवर्स उनके बारे में देखा था। उनकी सहायक नदियां जो बिलासपुर में रिवर बहती है, उसके साथ उनकी सहायक नदियां हैं, हमने उनके बारे में भी देखा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से अराइज होता है, एक झंझियार हिल है, झंझियार रेंज कर लो। ठीक है, झंझियार हिल है, झंझियार हिल में ही एक रेंज है, रेंज में ही एक हिल है झंझियार हिल। झंझियार हिल को एक जो रिवर है वो दो भागों में डिवाइड करती है। तो बताएंगे कौन सी वो रिवर है जो दो भागों में डिवाइड करती है झंझियार हिल को। हमने कुछ राजा भी पढ़ना शुरू कर दिए थे बिलासपुर के, 3-4 राजा, ज्यादा तो नहीं। आज हम डिटेल में राजा के बारे में पढ़ेंगे बिलासपुर के, कौन राजा। लास्ट जो हमने किए थे वो कल्याण चंद थे। कल्याण चंद के बाद कितने राजा रहे हैं, हमने पहुंचना है आनंद चंद तक। आनंद चंद लास्ट रूलर थे बिलासपुर के। उसके बाद आफ्टर 1954 ये एचपी का पार्ट बन गया था, 1 जुलाई 1954। तो यहाँ से हमने यहाँ तक पहुंचना है। सारे राजा के बारे में पढ़ेंगे हम। उसी के साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी देखेंगे, वहाँ का कल्चर देखेंगे, किस प्रकार से वहाँ का खान पान क्या है, यहाँ पे कौन से फेस्टिवल्स फेयर्स मनाए जाते हैं, यहाँ पे क्या क्या टेम्पल्स है, कौन कौन से टेम्पल्स है। कुछ टेम्पल्स हम राजा के साथ, जैसे हमने फर्स्ट देखा था कि जो बीरचंद है वो नैना देवी टेम्पल बनाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है, नैना देवी टेम्पल कौन सी हिल पे है पर्टिकुलरली, या फिर रेंज, कौन सी रेंज पर है। दोनों सिमिलर ही है तो आप रेंज का नाम बताना। नैना देवी जो टेम्पल है वो कौन सी रेंज पर है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम राजा के साथ भी हम देखेंगे क्या क्या आर्किटेक्चर किस किस के द्वारा बनाया गया है, वो हम देखेंगे। एंड कल्चर ज्योग्राफी हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो लास्ट जो राजा हमने किए थे वो है कल्याण चंद। कल्याण चंद से पहले एक राजा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है फिर से। बिलासपुर के एक राजा थे जिनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया पब्लिक ने, एंड उनको गद्दी छोड़कर भागकर जाना पड़ा। वो कहाँ गए, वो गए कुल्लू, साथ में लगता था उस टाइम।
कुल्लू गए तो आप उस राजा का मुझे नाम बताएंगे कि उस राजा का नाम क्या था। ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो राजा है, जो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एक राजा थे, उन्होंने अपने ही भाई को गद्दी के लिए मार दिया। ठीक है, किल ब्रदर। ऐसा ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन है जब एक हिंदू राजपूत भाई अपने ही भाई को गद्दी के लिए मार दे। तो आप मुझे वो बताएंगे उन राजा का नाम, कि उन राजा का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हो गए, इन तीनों क्वेश्चन के आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। आज का राजा जो हमने पढ़ना है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। थोड़ा लंबा हो सकता है लेक्चर, अगर वन गो में नहीं देख पाओ तो डिवाइड करके देख लेना। जो आज का राजा है वो है ताराचंद। ये क्या थे? एल्डेस्ट सन थे किसके? कल्याणचंद के। लास्ट जो रूलर हमने किया था कल्याणचंद। कल्याणचंद वही है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सिख गुरु को दी थी। कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा, अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं, कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा सिख गुरु को दिया था। हमने इनके लिए निमोनिक भी याद किया था कि कल्याणचंद ने कल्याण के लिए क्या कर दिया? प्रॉपर्टी का डोनेट कर दिया। उन्हीं कल्याणचंद की बात हो रही है। इनके 8 बच्चे थे। 8 में थे में से फर्स्ट जो एल्डेस्ट थे उनका नाम था कल्याणचंद, तो सक्सेसर एल्डेस्ट ही बनते थे। कल्याणचंद वीक थे, टिमिड रूलर थे। वीक और कमजोर, टिमिड का मतलब यही है, डरपोक। ठीक है, इनके बारे में 2 चीजें ध्यान रखेंगे। एक तो इन्होंने तारागढ़ फोर्ट बनाया। कहां बनाया? हिंदूर पे बनाया, हिंदूर की बिल्कुल बाउंड्री पे। इनफैक्ट हिंदूर के कुछ एरिया पे इन्होंने तारागढ़ फोर्ट बनाया। अब किसी के एरिया पे अगर आप फोर्ट बना रहे हो तो वहां से रिटेलिएशन तो आएगी ही। जब इनको रिटेलिएट किया जाता है, किसके द्वारा? हिंदूर के रूलर के द्वारा इनको रिटेलिएट किया जाता है। हिंदूर के जो शासक थे वो हेल्प करते हैं कांगड़ा के रूलर की, एंड ये दोनों मिलकर अटैक करते हैं किस पे? ताराचंद पे। ताराचंद पे अटैक रेपिटेडली बार बार होने लगा। अब अटैक कहां होता है? जहां पे रूलर रहेगा। रूलर कहां रहता है? वो रहता है टेरिटरी में। अब टेरिटरी में रहते थे, उनकी कैपिटल का नाम था सुनहानी। सुनहानी पर अटैक होने के बाद वो अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं पंगलई या पंजगैन, दोनों नाम इसी के ही है, यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अब जब कुछ टाइम बाद अटैक्स होने बंद हो गए तो ये वापस से अपनी कैपिटल क्या कर लेते हैं? सुनहानी के लिए शिफ्ट कर देते हैं। अब राजा में से सब कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा राजा है हिमाचल के। तो हमें क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, तो वहां से हमें पता चलता है कि किन एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कैपिटल्स, कैपिटल से हर बार क्वेश्चन आते हैं कि किस राजा ने कहां पे कैपिटल शिफ्ट करी। एक डिस्ट्रिक्ट में दो तीन राजा ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? कैपिटल शिफ्ट करते हैं अपनी। उन्हीं में से एक है बिलासपुर के राजा, जिनका नाम क्या है? ताराचंद। यहां से आपके लिए 4th क्वेश्चन है, जो ओल्डेस्ट कैपिटल थी बिलासपुर की, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। बीरचंद ने बनाई थी वो। आप उस कैपिटल का मुझे, उस एरिया का आप मुझे नाम बताएंगे। सुनहानी से शिफ्ट करी पंगलई पे, पल गई भी बोलते हैं, एंड वहीं से शिफ्ट वापस, जब वापस शिफ्ट करी फिर सुनहानी पे। ये कौन थे? ताराचंद। अब इजी है याद करना, तारागढ़ फोर्ट, तारा तारा दोनों इजिली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो रूलर आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीपचंद। रिस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ स्टेट। इसका मतलब कुछ नहीं है, इससे पहले अगर आप देखोगे रूलर्स, जैसे मानचंद हो गए, कल्याणचंद हो गए, और इससे पहले ताराचंद, तो हमारे इनकी जो टेरिटरी थी ना, वो साथ वाले रूलर्स ने रहता था कि किसी का एरिया पे कोई अटैक कर रहा है, किसी राजा का, बिलासपुर के राजा पे कांगड़ा का रूलर अटैक कर रहा है, तो इस तरह से प्रॉपर्टीज इनकी फिक्स्ड नहीं रहती थी, इनकी बाउंड्रीज। तो जो पुरानी बिलासपुर की स्टार्टिंग में, जब बीरचंद के टाइम बिलासपुर बना था, उस टाइम पे जो बाउंड्री थी उसको रिस्टोर वहीं तक वापस किसने लाया? दीपचंद ने लाया। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम सुनहानी टू व्यास गुफा। यहां से इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज पे। तो किस तरह से गुफा काफी डीप और बहुत अंधेरी होती है, निमोनिक है, इसको देख लो, गुफा बहुत डीप होती है, यहां से याद हो जाएगा। ही बिल्ट द पैलेस ऑफ धोलरा एंड ब्यासपुर। ब्यासपुर टाउन जो इस टाइम पे एरिया है, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? वो दीपचंद के द्वारा स्थापित किया गया। पैलेस बनाया था इन्होंने धोलरा का, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूस द सैल्यूटेशन जय देवा, जय एंड राम राम। इन्होंने ग्रीट करने के लिए नई नई सैल्यूटेशंस निकाली, पर्टिकुलरली जो हायर अथॉरिटीज में होते थे, जैसे राजा हो गया, मियाँ हो गया, रानाज हो गए, हायर अथॉरिटी के थे ये। मियाँ जहांगीर के द्वारा हिली एरिया में जो प्रोमिनेंट रूलर्स थे, जिसके साथ जहांगीर के अच्छे रिलेशन थे, उनको टाइटल दिया था जहांगीर के द्वारा मियास। तो इन्हीं मियाँ को ग्रीट करेंगे लोग। कैसे ग्रीट करेंगे? जय से। राजा को करेंगे जय देवा एंड रानास को करेंगे राम राम। इनके बारे में कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे। ये किसके कॉन्टेम्पररी थे? ये
समकालीन औरंगजेब के थे। अब औरंगजेब के जो पूरा इसका टेन्योर था, उसमें क्या था, ये बहुत ज़्यादा पठान से बहुत ज़्यादा परेशान था। पठान कहाँ रहते हैं? हिली एरियाज़ में, जम्मू कश्मीर के ऊपर, वहाँ पे पठान्स रहते थे, तो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान था। तो इसने दीपचंद को बोला, "आप जाओ इन पठान से वॉर करो, इनको हरा कर आओ।" और दीपचंद जाते हैं, किसके साथ जाते हैं? अभय राम, इनके मिनिस्टर थे, उनके साथ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अटोक एरिया में जाते हैं, वहाँ पे पठान्स को ये डिफीट कर कर आते हैं। अब जब डिफीट कर कर आते हैं, तो इनको जो औरंगजेब थे वो प्रेज़ करेंगे। प्रेज़ के साथ वो क्या करते हैं, इनको टाइटल देते हैं राजा ए राजगण, टाइटल मिलता है इनको, किंग ऑफ किंग्स, इसका मीनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको 5 लाख रुपए देते हैं, आर्मी आर्मी भी देते हैं और आर्मी का फ्लैग भी देते हैं। उस फ्लैग पे हनुमान जी का एम्बलम बना हुआ था। तो ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत रेयर है ये। हनुमान जी का एम्बलम किसी के फ्लैग पे, वो भी औरंगज़ेब के द्वारा दिया गया, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। तो क्या किसको दिया गया ये? दिया गया हमारे दीपचंद जी को। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे ये वाली चीज़। अब आ जाते हैं वापस। अब देखो, अब पैसा आया, पैसे के साथ क्या है, आर्मी भी मिली, प्रेज़ भी मिला, तो ऑब्वियसली रूलर दीपचंद क्या हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएँगे। अब ये जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएँगे, तो ये क्या चाहेंगे कि मैं साथ वाले जो एरियाज़ हैं, उनकी टेरिटरीज़ को भी क्या करता हूँ, ऑक्यूपाई करता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, साथ वाले जितने भी एरियाज़ थे, उसमें इन्होंने 12 स्टेट्स प्लस 22 स्टेट्स प्लस 12 ठकुराइज़ को इन्होंने कैप्चर कर लिया, टोटल मिला के 34 हाईएस्ट एवर अर्न्ड बाय हिल स्टेट, किसी भी राजा के द्वारा इससे पहले, या फिर बिलासपुर के तो छोड़ो, बिलासपुर के साथ जितने भी अपने छोटे-छोटे स्टेट्स थे, उनके किसी भी राजा ने अभी तक का इतना बड़ा एरिया अपने अंडर नहीं लिया था, और एक साथ किसी इतने बड़े एरिया के जो शासक थे उनको नहीं हराया था, तो वो दीपचंद ने किया। तो इसी तरह से अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा कोई राजा हो रहा है, पावरफुल हो रहा है, तो जेलसी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फ़ियर भी आता है राजा के मन में। तो इन्हीं जेलसी को लेकर और फ़ियर को लेकर अपने मन में एक राजा आते हैं, उनका नाम है चंद्रभान चंद। ऑफ कहाँ के हैं ये? कांगड़ा के हैं, ध्यान रखेंगे। ये पॉइज़न दे देते हैं, एरिया भी ध्यान रखेंगे, नादौन हमीरपुर में। किसको? दीपचंद को। तो इस तरह से दीपचंद का जो टेन्योर था, वो हो जाता है खत्म। इनको मारा गया था पॉइज़न देकर, और पॉइज़न किसने दिया था? ये क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट में आया है ये, चंद्रभान चंद ऑफ कांगड़ा। अब आते हैं जी नेक्स्ट रूलर हमारे। एक और फैक्ट है इनके बारे में, ये ध्यान रख लो। इनकी वाइफ कुमकुम देवी थी। कहाँ से थी ये? कुल्लू से थी। ये अपने साथ एक आइडल लेकर आते हैं, अपने जो कुल देवता थे इनके, नारसिंह वीर, कुल्लू से लेकर कौन आता है आइडल? कुमकुम देवी। एंड इनका टेम्पल कौन बनाता है? इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें, दोनों अलग अलग चीजें हैं, सॉरी। टेम्पल बनाते हैं राजा दीपचंद। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है वो है राजा भीमचंद। भीमचंद ने अपने स्टेट्स, हिली स्टेट्स में जितने भी रूलर्स थे, इनके साथ तो अटैक किया ही, इनके साथ तो वॉर्स की ही, बट इनका जो मेजर नाम जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। ये कौन थे? 10th गुरु थे सिख के। यहाँ देखो, ये स्लाइड थोड़ी सी दिमाग में रख लो। व्हाइट एलिफेंट दिख रहा है, वॉर दिख रही है, ये मैरिज का एक पूरा क्या है, पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये ध्यान रख लो। अब हम इसको बोर्ड पे पढ़ेंगे। अब क्या होता है, जो अपने भीमचंद थे, मैंने पहले बताया था कि इनका क्या है, वॉर चलती रहती थी आपस में, हिली एरियाज में भी, और जो इनका नाम जुड़ा जाता है वो है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। अब गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ से आगे स्टोरी में, हिमाचल की। हुआ क्या था, औरंगजेब, औरंगजेब के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये क्या कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे सिखिज्म के जितने भी गुरु थे, कुछ को तो उन्होंने मार भी दिया, तो ये टॉर्चर कर रहे थे बहुत ज्यादा। तो इन्हीं से भागते भागते जो गुरु गोविंद सिंह जी है, उन्होंने क्या करा, शरण ली हिमाचल के एरिया में। जब वो यहाँ पे आए तो धीरे धीरे उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया इस एरिया पे। अभी यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हिली एरियाज के रूलर को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है आप करो। बट ये क्या करते हैं, पठान जो रूलर्स है, पठान, पठान्स बोलते हैं वैसे ना, पर्टिकुलरली पठान्स को अपनी आर्मी में नियुक्त कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे पठान्स। पहले हमने देखा है कि दीपचंद के साथ उनकी फाइट हुई थी, औरंगजेब भी उनसे काफी परेशान था, तो एनिमी, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, तो यही चीज उन्होंने करी, पठान्स को अपने
अपने आर्मी में ले लिया। ये जो पठान थे ना, ये हिली लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशान करते थे। जितने भी अपने यहाँ पे बिलासपुर के लोग, सिरमौर, बुशहर वगैरह यहाँ के लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशान करते थे। तो इससे ऑफेंड हो गए हिली रूलर्स कि आपने इनको आर्मी में क्यों लिया। तो फर्स्ट रीजन आ गया ये पठान वाला। दूसरा रीजन था कि जो गुरु गोविंद सिंह है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया अपना एरिया पे। अब जब कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहा है तो सामने वाले रूलर को डर रहेगा कि ये हम पे भी अटैक कर सकता है। तो सेकंड रीजन था फियर, कि हिली रूलर्स को क्या होने लग गया था, फियर होने लग गया था गुरु गोविंद सिंह जी से, कि कहीं ये हमारी टेरिटरी को आके अटैक ना कर ले, ऑक्यूपाई ना कर ले, क्योंकि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। तो ये दो रीजन आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं बीरचंद के साथ, भीमचंद के साथ इनकी इंटरेक्शन किस प्रकार से हुई। इनकी जो वॉर हुई है सबसे पहले 1682 में हुई है। दो तीन चार वॉर्स लड़ी है इन्होंने। एक वॉर में ये साथ भी थे अगेंस्ट मुगल, बट जो तीन वॉर्स थी उसमें ये आपस में ही लड़े। कौन? भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह। 1662, 1685 ये दोनों वॉर्स में भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी एक दूसरे के अगेंस्ट थे। ये दोनों आपस में लड़ते हैं और भीमचंद की इसमें क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो यहां से भी क्या था, बहुत ज्यादा क्लेश धीरे धीरे भीमचंद के मन में हो रहा था गुरु गोविंद सिंह के अगेंस्ट की। हाँ, अब दो बार तो हार चुके हैं। अब क्या होता है, अब आती है डेट 1686। यहाँ पे एक बैटल होती है। इससे पहले भी बैटल्स जो दो हुई है उनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना है, थोड़ा दिमाग में रखना कि हाँ जी बैटल हुई थी। अब बैटल होती है बैटल ऑफ भंगनी। यहां देख लो, यहां ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ये वाली बैटल, बैटल ऑफ भंगनी। इसकी स्टोरी क्या है, टाइम पीरियड देख लो 1686। क्यों हुई थी ये? एक सफेद हाथी के नाम से हुई थी, ठीक है। अब ये बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि हाँ सफेद हाथी के वजह से ये हुई थी, बट आपको अब पता है कि नहीं, और भी कॉजेस थे इसके, जैसे कि मैंने आपको ये दो बताए, ठीक है। वो क्या था, वो एक इग्निशन पॉइंट बोल सकते हैं या फिर ट्रिगरिंग पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है, कि हाँ ट्रिगर हुए था ये इस वजह से। जैसे होता है ना कि एक बॉम्ब होता है, उसके अंदर बारूद पहले से होता है, बस चिंगारी पड़ते ही वो क्या होता है, बॉम्ब फट जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ, पहले से एक दूसरे के अगेंस्ट क्या था, स्पेशली भीमचंद के अगेंस्ट बहुत कुछ इन्होंने होल्ड करके रखा था गुरु गोविंद सिंह जी के अगेंस्ट। अब आते हैं कहानी पे कि ये 1682 में 86 में ऐसा क्या हुआ कि दोनों आपस में बुरे तरीके से लड़ गए। भीमचंद एंड गुरु गोविंद सिंह। भीमचंद का बेटा था अजमेर चंद। इसकी मैरिज हो रही थी, ओके। मैरिज किसके साथ हो रही थी, फतेहचंद ऑफ घरवाल की बेटी के साथ। अभी तक सब ठीक है, बेटी के साथ इनकी शादी हो रही थी। अब गुरु गोविंद चंद जी के पास एक हाथी था, एलिफेंट, व्हाइट कलर का। उसका कलर क्या था, व्हाइट था। अभी जो व्हाइट कलर का एलिफेंट था ये किसने दिया था इनको, राम राय ऑफ असम ने इनको एज अ गिफ्ट में दिया था। तो ये जो भीमचंद थे ये चाहते थे कि ये एलिफेंट गुरु गोविंद सिंह इनको दे, ताकि ये इस मैरिज में शो ऑफ कर पाए इनडायरेक्टली अपनी बारात को, उसके बारात के साथ उस हाथी को ले जाएं। बट गुरु गोविंद सिंह जी मना कर देते कि नहीं, यहाँ पे देखो ये वाला सफेद हाथी शादी के लिए चाहिए था। किसको चाहिए था, भीमचंद को चाहिए था अपनी बेटी की शादी के लिए। तो जो गुरु गोविंद सिंह है वो मना कर देते कि नहीं, मैं यह हाथी नहीं दूंगा, क्योंकि ये मुझे एज अ गिफ्ट दिया है। इस चीज से ऑफेंड हो जाते हैं कौन, भीमचंद ऑफेंड हो जाते हैं। फिर भी वो कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह को, आप ऐसा करो, जो आप हमारे एरिया पे रह रहे हो ये एरिया आप याद करो, ये किसने दिया था, कल्याण चंद के टाइम। मैंने कहा था कि कल्याण चंद ने कुछ प्रॉपर्टी का अपना एरिया किसको दिया है, सिख गुरु को दिया है। तो इसी एरिया पे कौन रह रहे थे, गुरु गोविंद सिंह जी रह रहे थे। तो अपने ये भीमचंद कहते हैं कि आप जाओ, हमारे एरिया से बाहर चले जाओ। तो इस पे रिटेलिएट करके गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं कि नहीं, ये आपका, ये एरिया आपका नहीं, ये एरिया तो हमारा है, हमें गिफ्ट, अब हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें ये एज अ गिफ्ट दिया था आपके
इंसेस्टर्स ने, तो वो वहां से नहीं जाते हैं। तो शादी का टाइम तो भीमचंद नहीं चाहते थे कि कुछ भी ऐसा हो, तो वो इस बात को इग्नोर कर लेते हैं। एंड जो नेक्स्ट ओकेजन होता है, शादी पे पहुंचते ही, ये देखो यहीं पे लिखा है व्हाइट एलिफेंट डिस्प्यूट, उसके बाद लैंड डिस्प्यूट जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट होता है, अब जब लैंड डिस्प्यूट हो रहा है, बार बार शादी के टाइम वॉर तो नहीं करते, तो बार बार वो बोलते रहते हैं भीमचंद की नहीं आप छोड़ो छोड़ो हमारी टेरिटरी छोड़ो। तो यहीं पे एक रूलर का नाम आता है मेदिनी प्रकाश, मेदिनी प्रकाश ऑफ सिरमौर। ये किसके समकालीन है? ये समकालीन होते हैं हमारे भीमचंद के भी, भीमचंद ऑफ कहलूर या फिर बिलासपुर, एंड गुरु गोविंद सिंह के ये क्या है, समकालीन है। ये गुरु गोविंद सिंह जिसे कहते हैं कि आप आओ हमारे एरिया में रह जाओ, वहां पे छोड़ दो बिलासपुर वाला एरिया। तो गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं ठीक है मैं आ जाता हूँ। वो शिफ्ट कर लेते हैं कहाँ पे, पौंटा साहिब एरिया, राजा मेदिनी प्रकाश के कहने पे। यही चीज यहाँ पे लिखी है। एंड वहां पे ये अपना टाउन बना लेते हैं 1685 में, जहां पे कितने 1000 से ज्यादा सोल्जर्स इनके पास ऑलरेडी थे, और इसमें पठान वॉरियर्स भी थे। हिल राजा फियर दी ग्रोइंग पावर, ऑब्वियसली जो पहले मैंने आपको बताया। मैरिज ऑफ अजमेर चंद, अब क्या होता है, गुरु सेंट भाई नंद चंद विद 500 ट्रूप्स एंड गिफ्ट। अब नेक्स्ट कहानी जो आती है वो आती है, इसी में ही हम ऐड करेंगे जो हमने पहले बनाया था। ये हो गया कहानी वाला पूरा, गुरु गोविंद चंद एंड भीमचंद एंड फतेह चंद। अब जो फतेह चंद है इनका रिलेशन गुरु गोविंद के साथ काफी अच्छा था, अच्छा रिलेशन था इनका। तो जो फतेह चंद है वो बुलाते हैं गुरु गोविंद सिंह को कि आप आओ मेरी बेटी की शादी है, अगर आपके भीमचंद के साथ कुछ रिलेशन ठीक भी नहीं है, मेरे साथ तो है, आप आओ। तो गुरु गोविंद सिंह खुद ना जाके अपने जो एक वजीर है भाई नंद, उनको भेज देते हैं शादी में कि आप जाओ इस शादी को अटेंड करो। एंड रास्ते में क्या हो रहा होता है, भीमचंद की जो बारात है, इनके जो बेटा है अजमेर चंद, वो बारात कहाँ, अगर आप आज भी देखोगे उत्तराखंड एरिया को अगर आपने जाना है तो थ्रू नाहन जाना पड़ता है। तो बीच में वो एरिया पड़ता है, गुरु गोविंद सिंह कहाँ चले गए हैं, सिरमौर चले गए हैं, पौंटा साहिब वाला एरिया में, वो उसी वाले एरिया में। तो उस एरिया को क्रॉस करते हुए बारात ने जाना था। तो ये सिनेरियो था, बिलासपुर, पौंटा साहिब एंड उत्तराखंड, तो यहां से जाना था। गुरु गोविंद सिंह जी मना कर देते हैं कि नहीं, मैं इतनी बड़े इतने सारे लोग जिसमें आर्मी के भी लोग हैं एंड बारात भी है, मैं उसको जाना अलाउड नहीं करूंगा यहाँ से। फिर थोड़ी बहुत इनकी बातचीत होती है, तो वो किसको अलाउ करते हैं, सिर्फ दूल्हे को, दूल्हे के साथ कुछ लोगों को अलाउ करते हैं, कौन, गुरु गोविंद सिंह जी। एंड बारात इस तरीके से चल जाती है। जब ये बात फतेह चंद को पता चलती है कि गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा किया है, बारात को नहीं आने दिया वहां से, बारात को बहुत रॉन्ग रूट से आना पड़ा शादी में, तो वो इस चीज से ऑफेंड हो जाते हैं। और ये सब कुछ कौन देख रहा है, याद करो, भाई नंद, जिसको किसने भेजा था, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु गोविंद सिंह ने भेजा था शादी को अटेंड करने के लिए। वो सब कुछ देखता है, उसको फियर हो जाता है कि नहीं अब यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्रोह हो रहा है गुरु गोविंद सिंह के अगेंस्ट, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। वो वहां से भागता है। ये सारी बात किसको बताता है, गुरु गोविंद सिंह जी को बताता है कि वहां पे ऐसा ऐसा हुआ, वहां पे मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली, मुझे वहां पे ह्यूमिलिएट किया गया, और मुझे पूरे चांसेस लग रहे थे कि वहां पे मुझ पे अटैक भी हो सकता था। ये सारी बात जब गुरु गोविंद सिंह जी को पता चलती है, तो वो क्या करते हैं, जब ये बारात यहाँ पे, ये वाली बारात देखो, ये बारात जब वापस आ रही होती है, अब रास्ता तो वही है एक, या तो फिर घूम कर आना पड़ेगा, तो इसी रास्ते से जब वो वापस आ रही होती है, तो गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे अटैक कर लेते हैं इस बारात पे। तो इसी बारात, ये जो एरिया जहाँ पे अटैक होता है उसको बोलते हैं भंगनी का एरिया। तो यहाँ पे ये वॉर हो जाती है, बैटल ऑफ भागनी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड 1886। अब वॉर काफी टाइम चलती है, तो इसमें भी इवेंचुअली जैसे पहले भीमचंद हारे थे, तो भीमचंद इस वॉर में भी हार जाते हैं। तो ये बैटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो, ठीक है। गुरु मैन ब्लॉक दी रूट अलाउड ओनली गुरु, ये हमने देख लिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, इसको गो थ्रू कर लेना, वही चीजें है जो मैंने आपको बताई है। तो ये है इस बैटल के बारे में, पेपर में प्रीलिम्स में पूछा गया है बहुत बार, मेंस में नहीं आया है, बट चांसेस है कि फ्यूचर में पूछ सकते हैं कि बताओ इस बैटल के बारे में, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो बैटल आती है वो है बैटल ऑफ नादौन, 23 मार्च 1691। कई बुक्स में 24 मार्च भी मेंशन किया है, वैसे ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, अगर आया तो गो विद इट।
ये वाली ऑप्शन इसके साथ जाना है। तो इस बैटल का क्या होता है कॉज? यहाँ पे आयो, बैटल ऑफ औरंगजेब ट्रेजरी एम्प्टी आफ्टर द मराठा वॉर। अब क्या हो रहा है, मराठा के साथ औरंगजेब की वॉर चल रही थी सेंट्रल लेवल पे। उनका क्या होता है, पूरी उनका जो सोना वगैरह है, सारी ट्रेजरी थी, वो खत्म हो जाती है। तो वो क्या कहते हैं अपने रूलर्स, अपने जो हिल चीफ्स थे उनको कहते हैं, जो गवर्नर्स थे हिल एरिया में, चीफ्स तो नहीं गवर्नर्स थे, उनको कहते हैं कि आप कर लो, ठीक है, जो पेंडिंग कर भी है उसको भी पूरा वसूलो और थोड़े टैक्सेस भी इंक्रीज कर लेते हैं। तो हिली एरियाज में इनके गवर्नर आते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमको ऑर्डर आया है। तो हिली एरियाज रिटेलिएट करते हैं। सबसे पहले कांगड़ा का रूलर बोलता है कि हम तो उतने छोटे, हम तो इतने ज्यादा अमीर है भी नहीं इस टाइम, आप ऐसा करिए सबसे पहले बिलासपुर के रूलर से जाकर आप कर लीजिए। तो वहां पे, यहाँ पे कौन है रूलर जिसका हम पढ़ रहे हैं, भीमचंद। तो भीमचंद से कर लेने जाते हैं वो गवर्नर्स, भीमचंद कर देते हैं मना कि नहीं मैं कर नहीं दूंगा। एंड वो हेल्प मांगते हैं किसकी, गुरु गोविंद सिंह की, जिसके साथ वो अभी तक लड़ रहे थे, क्योंकि उनको पता था गुरु गोविंद सिंह किसके अगेंस्ट है, मुगल्स के अगेंस्ट है। एंड गुरु गोविंद सिंह जी भी उनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड इस बैटल में जो मुगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनका नाम था अलिफ खान। एंड जो इनके साथ थे भीमचंद के साथ, वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। इसमें भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी जीत जाते हैं। एंड इस बैटल में भी इवेंचुअली गुरु गोविंद सिंह जी की जीत हो जाती है। तो आप जितनी भी बैटल्स देखोगे भीमचंद के टेन्योर की, गुरु गोविंद सिंह जी हर बैटल में जीते हैं, वो चाहे मुगल के साथ हो या फिर बिलासपुर के साथ हो। देखो, हेल्प फ्रॉम गुरु लेटर फकीर। एंड एंड में यही भीमचंद इतनी लड़ाइयां बनने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी गद्दी छोड़ देते हैं, किसके हाथ में, अजमेर चंद के हाथ में, और खुद एज अ फकीर है ना शुरू करते हैं। क्लियर? ये थे भीमचंद। नेक्स्ट है अजमेर चंद। इनका जो टेन्योर था बहुत ज्यादा पीसफुल था, ज्यादा कुछ इसमें देखने को नहीं मिला एज कंपैरिजन टू जो इनके फादर थे। उसमें हमने बहुत सारी लड़ाइयां देखी है, 3-4 लड़ाइयां देखी है, 2 लड़ाइयां हमने डिटेल में पढ़ी है, बैटल ऑफ नादौन एंड बैटल ऑफ भागनी। ये दोनों वॉर्स डिटेल में देखने के बाद इनके ज्यादा कुछ वॉर्स हुई नहीं, ठीक है। 7 बच्चे थे इनके। इन्होंने एक चीज करी है, अजमेसर किला बनाया इन्होंने। कहाँ पे, ये देख लो पिक्चर, ये बनाया है हिंदूर के बॉर्डर पर। इनके जो सक्सेसर है उनका नाम है देवीचंद। यहां से बस ये ध्यान रखना है कि इन्होंने एक किला बनाया हिंदूर के बॉर्डर पर। नेक्स्ट आते हैं देवीचंद। देवीचंद के बारे में 3 चीजें ध्यान रखेंगे, इनका रिलेशन हिंदूर के साथ, कांगड़ा के साथ, एंड थर्ड इज मुगल के साथ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मुगल के साथ देखेंगे। इन्होंने रिकवर करी टेरिटरीज जो भी मुगल्स ने ली थी इससे पहले प्रीवियसली, थोड़ी बहुत। नाम ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कौन कौन सी टेरिटरीज थी। जो ध्यान रखने वाली चीज है कि इन्होंने अदीना बेग खान, ठीक है, जो नवाब थे जलंधर को और नादिर शाह के कंटेम्परेरी थे, ये अदीना बेग खान को इन्होंने हराया था। नादिर शाह के ये क्या थे, कंटेम्परेरी थे। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने जो फोर्ट बनाया था उसका नाम था भमाई कोट। भमाई कोट का इन्होंने फोर्ट बनाया था। किसने बनाया था, देवीचंद ने, भमाई कोट का, ठीक है। महामाई, भमाई, देवी, देवी महामाई है ना, तो वैसे उसी तरह से आप याद रख सकते हो राइम करके। भमाई कोट का फोर्ट इन्होंने बनाया था। एंड इन्होंने क्या किया था, जो हिंदूर का एरिया था वहां पे रिवोल्ट हो रहे थे बहुत ज्यादा। तो एज अ स्ट्रॉन्ग, बिलासपुर को ना एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट देखा जाता था। आपने देखा होगा पूरी 12 की 12 ठकुराई दीपचंद ने ले ली, तो उसी टाइम से ये चीज चल रहा है कि एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट इनको दिखाया जाता था। तो जो स्ट्रॉन्ग स्टेट होते हैं वो आसपास में कुछ भी, अगर किसी में भी विद्रोह चल रहा होता है तो सेटल करने की वो पूरी कोशिश करते हैं। तो इन्होंने सेटलमेंट की थी। जो विद्रोह हो रहा था हिंदूर में, किसके द्वारा हो रहा था, राजा मानचंद एंड गजे सिंह के द्वारा। उस विद्रोह में जब बात नहीं मानी गई तो हिंदूर के साथ इन्होंने थोड़ी बहुत, ज्यादा लॉन्ग लड़ाई नहीं थी, 2 दिन की थी। उसमें क्या हुआ, ये दोनों हारे गए। तो इन्होंने विजय चंद ऑफ हिंदूर को, ये आते, ये पूछा गया है क्वेश्चन, आई डोंट नो किस पेपर में, बट ये आया है। उन्होंने विजय चंद ऑफ हिंदूर को रामगढ़ फोर्ट दिया। एक तो उन्होंने उनको वो फोर्ट दिया, साथ ही साथ उनको वहां का रूलर बना दिया, किसने, देवीचंद ने। नेक्स्ट, इन्होंने हेल्प करी घमंड चंद ऑफ कांगड़ा की अगेंस्ट अभय चंद ऑफ जसवा। ये उन्होंने क्या करी, हेल्प करी। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान रख देना। इन्होंने मैरिज करी, कांगड़ा के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे। मैरिज करी इन्होंने कटोच प्रिंसेस से
एंड इनसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है महानचंद, नेक्स्ट रूलर जो हमारे है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिलासपुर की हिस्ट्री में। तो देवीचंद के बारे में ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। दो चीजें होगी, भमाई कोट देवी महामाई उन्होंने बनाया था, एंड रामगढ़ फोर्ट उन्होंने विजय चंद को दिया था। कौन थे विजय चंद? हिंदूर वाले विजय चंद को उन्होंने रामगढ़ फोर्ट दिया था। नेक्स्ट जो रूरल है, अब देखो, लिविंग महानचंद ओनली ऑफ 6 ईयर। जब महानचंद रूलर बने थे ये कितने साल के थे? सिर्फ 6 साल के थे। ये माइनर थे, मैनेज्ड बाय दरूल फैमिली, वजीर थे इनके, एंड दी रानी। यहाँ पे एक रानी का नाम फिर से आएगा। इनकी जो रानी मैंने बताया था स्टार्टिंग में हमने देखी थी, एक रानी ये देखो नगर देवी, यहाँ पे लिखा है नगर देवी इनकी मदर थी, मदर ऑफ महानचंद। अब जो नगर देवी थी ना, यहाँ से कांगड़ा के साथ इनके रिलेशन खराब होने शुरू हो गए। जो इनके फादर थे उनके रिलेशन कांगड़ा के साथ बहुत अच्छे थे, बट महानचंद के रिलेशन कांगड़ा के साथ बहुत ज्यादा खराब हो गए। रीजन थी उनकी मदर। इन मदर ने क्या किया, टाइम पीरियड है, यहाँ देखो टाइम पीरियड है 17 संसार चंद से पहले कौन थे? घमंड चंद का टाइम पीरियड है, ठीक है, 1758 के अराउंड। इस टाइम पे क्या करते हैं, नगरकोट फोर्ट को कैप्चर करने के लिए मुगल्स अपना एक गवर्नर भेजते हैं, उसका नाम था सैफ अली खान। सैफ अली खान को बोलते हैं कि आप जाओ मुगल ये जो नगरकोट फोर्ट है इसको आप कैप्चर कर लो जाके। जब वो कैप्चर करने जाता है तो वहां पे उसकी हेल्प करती है नगर देवी, मुगल्स की हेल्प करी है इंस्टेड ऑफ कांगड़ा की। तो ये चीज कौन ध्यान रखेंगे? घमंड चंद भी ध्यान रखते हैं, और घमंड चंद का बेटा आता है महाराजा संसार चंद। ये दोनों इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसा किया था, और यही चीज धीरे धीरे अपने दिल में इनकी स्ट्रांग होती जाती है, होल्ड करके रखते हैं ये। इसी चीज का जब बाद में 1795 में बिलासपुर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, महानचंद का ही टेन्योर था बट बिलासपुर वीक होने लग जाता है, तो उस टाइम पे महाराजा संसार चंद अटैक करते हैं बिलासपुर पे, पर्टिकुलरली राइट साइड ऑफ सतलुज पे वो अटैक करते हैं एंड कुछ एरिया अपने अंडर ले लेते हैं। तो यहाँ से जो रिलेशन खराब हुए हैं वो हुए थे इनकी मदर की वजह से। मदर का नाम है नगर देवी। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि उन्होंने मुगल्स की हेल्प क्यों करी थी, बट बोला जाता है, बुक्स में लिखा गया है कि ये बिलासपुर के जो पार्स है उनको और ज्यादा बढ़ाना चाहती थी। साथ ही साथ इनका दिमाग इस तरीके से चलता था कि अगर सामने वाला वीक हो जाएगा तो इवेंचुअली हम क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इन्होंने अलायंस कर लिया किसके साथ? मुगल्स के साथ, की इस तरह से कांगड़ा के जो कंटेम्परेरी उस टाइम कांगड़ा ही था सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था, तो इन्होंने इस वजह से क्या किया, मुगल्स का सपोर्ट किया। तो ये थी नगर देवी इनकी माता। जो इसमें वजीर, क्योंकि माइनर थे तो पहले हमने देखा रामू वजीर थे, उसके राम बैरागी राम थे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आते हैं लेटर जोरावर चंद। तो क्वेश्चन कई बार इस तरीके से आ जाता है कि वजीर रामू, बैरागी राम एंड जोरावर चंद किसके टेन्योर में वजीर थे? तो आपको पता होना चाहिए ये किसके टेन्योर में वजीर थे। महानचंद के टेन्योर में ये क्या थे, वजीर थे। कांगड़ा वाली स्टोरी मैंने आपको बता दी है, वजीर वाली स्टोरी भी हो चुकी है, इससे पहले मदर वाली स्टोरी भी हो चुकी है। अब आते हैं नालागढ़ पे। व्हेन महानचंद द रूलर ऑफ बिलासपुर स्टार्टेड बिकमिंग वीक, हमें पता चल गया 1795 के अराउंड। आफ्टर 1790, 95 भी नहीं 90 के अराउंड क्या होने लग गया था, बिलासपुर वीक होने लग गया था, बिकॉज यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग वजीर नहीं था, इंटरनली सपोर्ट नहीं था, और आपस में ही इनकी रंजिश चल रही थी। पूरे पॉलिटिकली इनका जो सिस्टम था ना पूरा, इनके वहां पे ऑफिस में, तो पूरा ये क्या चल रहा था, इनका इंटरनली कन्फ्लिक्ट चल रहे थे मिनिस्टर्स वगैरह में, तो उस वजह से वीक होने लग गया बिलासपुर। तो इसी का फायदा उठाया किसने? नालागढ़ का रूलर था राम सरन सिंह। राम सरन सिंह, जो मैंने व्हाइट एलिफेंट के टाइम आपको असम के रूलर बताए थे जिसने गुरु गोविंद सिंह जी को हाथी गिफ्ट था, उनका नाम है राजा राम राय। दोनों में राम राम है, कंफ्यूज नहीं होना है। राजा राम सरन सिंह द रूलर ऑफ नालागढ़ अटैक बिलासपुर। ये अटैक करते हैं बिलासपुर एंड बिलासपुर से फोर्ट ले लेते हैं, कौन सा? रामगढ़, फतेहपुर, रतनपुर एंड बहादुरपुर। ये आप ध्यान रखेंगे, ये वाले फोर्ट किसके हिस्से में चले जाते हैं? नालागढ़ के राजा राम सरन सिंह के।
अब धीरे-धीरे जब महाचंद ने देखा कि सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे हाथ से फिसल रही है, पूरी टेरिटरी मेरे हाथ से फिसल रही है, कोई मेरे साथ है नहीं, मुगल्स भी इतने ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है क्योंकि मुगल्स का भी क्या धीरे-धीरे फॉल डाउन होना शुरू हो गया था। तो उनको एक होप दिखती है गोरखास। गोरखास उस टाइम सिरमौर वाले एरिया में आ चुके थे, पहुंच चुके थे और बहुत ज्यादा स्ट्रांग माने जाते थे। उनकी जो वॉर की टेक्निक्स थी वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती थी। तो इवेंचुअली महानचंद ने क्या सोचा कि मैं अब हेल्प लेता हूँ किसकी, गुरखास की। तो वो हेल्प लेते हैं अमर सिंह थापा, उनको इनवाइट करते हैं कि आप आओ, मेरे ऊपर हर जगह से अटैक हो रहे हैं। कांगड़ा का जो रूलर है महाराजा संसार चंद, उसने भी अटैक कर लिया है एंड हिंदूर एंड आसपास के एरिया वाले भी मुझ पर अटैक कर रहे हैं। तो आप आओ। सबसे पहले जो महाराजा संसार चंद है वो उस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। आफ्टर जब उनको नगरकोट किला वापस मिल गया था, वो हम कांगड़ा में देखेंगे ये कैसे उन्होंने सैफ अली खान ने पहले नगरकोट किला लिया, उसके बाद फिर धीरे धीरे वहां पे गवर्नर्स भी बदलते गए एंड सैफ अली खान से एंड फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सैफ अली खान थे, जिसकी मदद किसने की थी? नगर देवी ने की थी। ठीक है, तो उन्होंने नगरकोट फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। वैसे कांगड़ा की हिस्ट्री में ये, फिर यहां से गवर्नर्स बदलते गए। नेक्स्ट लास्ट जो गवर्नर थे उनका नाम था अली खान, सैफ नहीं था सिर्फ, अली खान था। इनके टाइम पे नगरकोट फोर्ट, जिसको कांगड़ा फोर्ट भी बोलते हैं, वो वापस आ गया था कांगड़ा के हिस्से में। ठीक है, अब फोर्ट वापस आ गया, मतलब मुगल्स को उन्होंने एक तरीके से हरा लिया था। अब जो मुगल्स को हरा रहे हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो ये सारी चीजें, एंड जब महाराजा संसार चंद स्ट्रांग हुए तो उन्होंने अटैक किया किस पे? बिलासपुर पे अटैक किया। एंड बिलासपुर पे और जगह से भी अटैक होने लगे। तो हेल्प मांगी महाराजा महानचंद ने अमर सिंह थापा से कि आप आइए, आप कांगड़ा के जो रूलर है उन पे अटैक कीजिए। तो गुरु कहा जो आते हैं वो सिर्फ हेल्प करने नहीं आते हैं, उनको भी पता था कि अगर हमने हिली एरियाज पे स्ट्रॉन्ग होल्ड करना है गुरखास ने, तो हमें जो उसको हराना पड़ेगा। तो वो आते हैं, महाराजा संसार चंद पे वो अटैक करते हैं एंड बैटल ऑफ महल मोरिया में महाराजा संसार चंद को, यहाँ देखो लिखा हुआ है, वो हरा देते हैं। कौन? गुरखास हरा देते हैं। एंड जो महाराजा संसार चंद है वो कांगड़ा फोर्ट में जाके सारा एरिया ले लेते हैं वो अपने अंदर। वो कांगड़ा नगरकोट फोर्ट काफी ऊंचाई पे था। हमने सेकंड क्लास में मैंने आपको डिटेल में बताया है नगरकोट फोर्ट के बारे में, अगर नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख लो। वहां पे डिटेल में हुआ है, विद पिक्चर्स हमने देखा है कि उसको ऑक्यूपाई करना कितना ज्यादा मुश्किल था, वो कितनी ऊंचाई पे था और कितना स्ट्रांगली उसको हर जगह से प्रोटेक्ट किया गया था, कितनी ऊंची ऊंची उसमें दीवारें थी। तो वो उस फोर्ट को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं गुरखस। एंड 4 साल तक महाराजा संसार चंद उस फोर्ट के अंदर ही रहते हैं। जब वो थक जाते हैं, फूड सप्लाई खत्म हो जाती, तो वो हेल्प मांगते हैं महाराजा रणजीत सिंह की, जो सिख के रूलर थे उस टाइम। महाराजा रणजीत सिंह जी आते हैं और वो क्या करते हैं, कांगड़ा के रूलर की हेल्प करते हैं एंड गोरखास को यहाँ से भगा देते हैं। अब महानचंद वहीं पे ही है। महानचंद तो सेटिस्फाइड है कि हाँ जी, कांगड़ा के जो रूलर है महाराजा संसार चंद वो वीक पड़ गया है, वो तो फोर्ट के अंदर ही है, वो अपना उनका सब कुछ सही है। बट जैसे ही उनको खबर मिलती है कि रणजीत सिंह जी ने गुरखास को हरा दिया है, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि अब क्या करना है। अब यहाँ पे एंट्री होती है ब्रिटिश की। अब ब्रिटिशर्स की 1900 टाइम पीरियड देखो, ये 1805, 1809, 1809 का टाइम पीरियड। एक सेकंड, यहाँ पे हौच पौच हो गया है। यहाँ देखो 1809 का टाइम पीरियड है। कांगड़ा फोर्ट लिबरेशन हो जाती है महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। यहीं पे एंट्री होती है ब्रिटिश की। ब्रिटिश भी इस टाइम तक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। वो भी ट्रीटी साइन करते हैं रणजीत सिंह के साथ। एंड उस ट्रीटी में बोला जाता है जो सतलुज से नीचे का जितना भी एरिया होगा वो किसके अंडर आएगा? ब्रिटिश के अंडर आएगा। एंड सतलुज से ऊपर, अगर आप मैप रिकॉल कर पा रहे हो, बना देती हूँ मैं यहाँ पे। ये है हिमाचल का मैप। इधर अपना सिरमौर, इधर किन्नौर, इधर लाहौल स्पीति एंड ये है बिलासपुर, और यहां से सतलुज नदी इस तरीके से आती है। तो उस ट्रीटी में क्या बोला गया? ये महाराजा रणजीत सिंह का एरिया होगा और यहाँ सतलुज से नीचे जितना भी एरिया होगा, अभी हम डिटेल में करेंगे ये ब्रिटिश के साथ। मेंस का सिलेबस है अलग से, वहां पे डिटेल में करना है हमें कि ब्रिटिश के रिलेशन कैसे रहे हिमाचल के साथ। बट अभी ओवरव्यू ले लो। सतलुज के नीचे का जितना भी एरिया है वो किसके अंडर जाएगा? ब्रिटिश के अंडर। तो इवेंचुअली बिलासपुर कहाँ है देखोगे आप? आधा भाग
इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सतलुज कहाँ से जाती है, ये बिलासपुर है, अगर सतलुज बीचों बीच जाती है तो कुछ एरिया महानचंद का किसके अंडर आ गया, ब्रिटिश के अंडर। और ब्रिटिश ने उस टाइम पे बोला था कि जिस रूलर ने गुरखास की हेल्प की है, क्योंकि ब्रिटिश का गुरखास के साथ भी कन्फ्रंटेशन हुई थी जब उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ ट्रीटी साइन की थी, तो जिस रूलर ने ब्रिटिशर्स के गुरखास की हेल्प की है उस रूलर को पनिशमेंट भी देगी और उनकी टेरिटरीज भी ली जा जाएगी, फाइन भी लग सकता है। तो यहाँ पे महाराजा जो महानचंद है वो डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली किसकी हेल्प की होगी, जब ब्रिटिश के साथ गुरखा की लड़ाई हुई थी तो उन्होंने गुरखास की हेल्प की थी। तो यहाँ पे जब वो डर जाते हैं तो वो ब्रिटिशर्स को माफी मांगते हैं उनसे कि नहीं हमसे गलती हो गई है, ये सारी चीजें होती है। तो कुछ टेरिटरीज महानचंद को दी जाती है, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। तो ये था महानचंद की कहानी एंड महानचंद का टेन्योर, यही चीजें यहाँ पे लिखी है। 1808 में जनबारी एनेक्स बाय 6 नॉट रिस्टोर्ड टू, ये इतने ज्यादा फैक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लो कि 1813 में इनका एक सन होता है खरकचंद। एक पंडित ने महानचंद को बोला था कि आप खरकचंद का चेहरा मत देखना 12 साल तक, अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा खराब होगा, ठीक है, आपको आपकी जान पे भी बात आ सकती है। तो उन्होंने मान ली उनकी बात, बट आफ्टर 10 साल के बाद उन्होंने, होता है ना बेटे के मुंह में, वो रह नहीं पाए और उन्होंने अपने बेटे का चेहरा देख लिया और विद इन 1 ईयर उनकी डेथ होगी खरच महानचंद की, कब, 1824 में। तो जो नेक्स्ट रूलर आते हैं, ये वाला पॉइंट हम कांगड़ा में देखेंगे, अभी इस पे फोकस मत करो, इस पे और इस पे डिटेल में होगा ये, जब हम ब्रिटिश के साथ और सिख के साथ हिली एरिया का रिलेशन देखेंगे तो वहां पे ये डिटेल में होगा, अभी के लिए इस चीज को छोड़ दो। तो इनकी डेथ हो जाती है 1824 में। नेक्स्ट जो रूलर आते हैं उनका नाम है खरक चंद, बॉर्न विद अनलकी स्टार, मैंने आपको कहानी बता दी। ट्रबल्स इन हिज रेन, डार्केस्ट पीरियड ऑफ बिलासपुर, ये क्वेश्चन आ जाता है कि शासनकाल सबसे ज्यादा खराब था हिमाचल प्रदेश बिलासपुर के लिए, इनका जो शासन था कब था, डार्केस्ट पीरियड, टेन्योर देख लो 1824 से 1839, ठीक है। फैमिली डिस्प्यूट्स थे और एंड ही डाइड इन 1839। जो इनको इसलिए इतना ज्यादा बोला जाता है खराब इनके लिए कि इन्होंने ना बहुत ज्यादा अपने ही लोगों पे इन्होंने अत्याचार किया, उस अत्याचार की वजह से बहुत लोग बिलासपुर को छोड़ के चले भी गए। कहा जाता है इनके टेन्योर में बिलासपुर की जो पॉपुलेशन थी वो 50% रह गई थी, इससे पहले जो राजा थे उनके कंपैरिजन में 50% रह गई थी। तो इसी वजह से इनको डार्केस्ट फेज भी कहा जाता है। इनकी जो पॉलिसीज थी बहुत ज्यादा हार्श थी, ठीक है, कि कर बहुत ज्यादा लेना है, बहुत ज्यादा मारपीट, ये सारी चीजें ये करते थे अपने ही लोगों के साथ। नेक्स्ट आता है इनका ही, इसी वजह से यहाँ देखो, ही डाइड ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड चाइल्ड लिस्ट, इनका वंश आगे नहीं बढ़ा। तो जो नेक्स्ट रूलर बने वो है जगत चंद। ये कौन थे, ये अंकल थे खरकचंद के, क्योंकि खरकचंद का तो कोई औलाद हुई ही नहीं थी। ये राजा बने 1839 में, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये वाला पॉइंट भी हम डिटेल में ब्रिटिश वाली, जब ब्रिटिश आएगा ना पूरा ब्रिटिश की हिस्ट्री या फिर उनका रिलेशन बताओ हिल स्टेट्स के रूलर के साथ, वहां पे ये चीज डिटेल में होगी, अभी के लिए इस चीज को स्किप कर दो। इनके जो सन थे उनका नाम था नरपत चंद, ही डाइड इन 1844। नरपत चंद की बात हो रही है, कब ये मरे, इनका टेन्योर भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, हीराचंद, इनका नाम है राजा हीराचंद, सक्सीडेड इन 1850। कितने साल के थे ये उस टाइम, 9 साल के थे। अब आते हैं जगत चंद की बात। एक जो क्वेश्चन शायद बन सकता है कि ये इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी थी एंड ये रिटायर होकर कहाँ गए थे, वृंदावन गए थे, तो इसके लिए निमोनिक है। एक ही रूलर था बिलासपुर के ऐसा जो रिटायर होकर कहाँ गए थे, वृंदावन चले गए थे। तो यहाँ से फैक्ट्स पूछा जाता है कई बार। तो जगत चंद के पालनहार वृंदावन में रहते हैं, जगत के पालनहार, ठीक है, जैसे श्री कृष्ण उनको बोला जाता है जगत के पालनहार, तो वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं वृंदावन में। तो आप इस तरीके से इस निमोनिक से ये चीज याद कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं राजा हीराचंद पे। ही बिकेम राजा इन 1857, सपोर्टेड द, अब देखो 1857 में क्या हो रहा था, जिसको कुछ लोगों ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला था, 1857 का रिवोल्ट। इस रिवोल्ट में क्या होता है,
हिली एरियाज के कुछ रूलर्स थे, 3-4 थे, उनके नाम हम देखेंगे। प्रीलिम्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का, उन्हीं में से एक थे राजा हीराचंद। अब इसके बाद आप एक चीज देखोगे ना कि ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है बिलासपुर रियासत ने। हर जगह कोई भी इवेंट होता था वहां ये पहुंच जाते थे। ब्रिटिशर्स भी इनको काफी इनका सपोर्ट कर, इनको काफी प्रेज करते थे, तो इनके अच्छे रिलेशन थे बिलासपुर रियासत के ब्रिटिश के साथ। इनके सन थे, तो इन्होंने सपोर्ट किया था 1857 की वॉर में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है कि 1857 की रिवोल्ट में हिली स्टेट से किन राजाओं ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का, तो उसमें से एक थे हीराचंद। इनके पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स का, तो ब्रिटिशर्स ने खुश होकर इनको एक फर्टाइल रीजन दिया। साथ ही वो पहले कांगड़ा का साथ लगता था, बट अब ब्रिटिश ने उनको दिया एज अ गिफ्ट, बसेत बछरेतु का एरिया दिया। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल था, बहुत ज्यादा फर्टाइल, ठीक है, वो दिया। दोआब रीजन था ये फर्टाइल लैंड मिल रहा है, तो आप इकोनॉमी वाइज भी आप इंक्रीज करोगे। एक ये रीजन था जिसकी वजह से इनके जो ओरिजिन को गोल्डन एज कहा जाता है। अब क्या होता है, जो इनके टाइम पे एक नई चीज होती है, इन 1863 टाइम पीरियड भी ध्यान रखेंगे। रेवेन्यू इन काइंड लेटर रिफॉर्म्ड, पार्ट कैश एंड पार्ट काइंड, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, रेवेन्यू जो लेना होता है, कर, फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर इन्होंने कैश में लेना शुरू किया था। इससे पहले क्या होता था कि जो जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कोई गन्ना उगा रहा है, कोई गेहूं उगा रहा है या मक्का उगा रहा है, तो आप कुछ हिस्सा किसको दोगे एज अ रेवेन्यू? राजा को दोगे। इन्होंने उसकी जो रेवेन्यू की डिमांड थी फर्स्ट टाइम शुरू करी थी, नॉट इन पूरा बिलासपुर बट कुछ कुछ एरिया में, इन फॉर्म ऑफ कैश। तो आप ये चीज ध्यान रखोगे। अब निमोनिक, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, इसलिए हमने निमोनिक डाला है। फर्स्ट इज, ये हीरा दिख रहा है आपको, हीरा किससे मिलता है? हीरा मिलता है कैश से। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हीरा कैश, फर्स्ट टाइम रेवेन्यू किसमें लिया? कैश की फॉर्म में लिया। किसने लिया? हीराचंद ने लिया। नेक्स्ट जो रूलर आते हैं उनका नाम है राजा अमरचंद। इंस्टॉल्ड एज राजा इन 1883 बाय डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ शिमला। अब आप ये वर्ड ना देखना शुरू कर लोगे कि रूलर बनाया, किसके द्वारा बनाया गया। पहले पुरोहित राज तिलक कर रहा है, ठीक है, एल्डेस्ट सन राजा बन रहा है। ये सारी स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी कि अच्छा वजीर नियुक्त किया गया, जो राजा मर गया था उसकी रानी के द्वारा। ये सारे टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे। बट अब नई टर्म्स आपको सुनने को मिलेगी कि अपॉइंटेड बाय डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला, क्योंकि अब ब्रिटिश आ चुके हैं। ब्रिटिश ने क्या कर लिया है, इंडिया के साथ साथ पूरे हिली एरियाज को भी, कुछ कुछ एरियाज को अपने कंट्रोल में, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल में उन्होंने ले लिया है। ये हम देखेंगे ब्रिटिश के साथ, जो ब्रिटिशर्स के हिली एरियाज के साथ रिलेशन में ये चीजें देखेंगे हम, ठीक है। 1883 की बात है, इनको राजा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला के द्वारा बनाया गया। किसी और पंजाब के क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि ये शिमला हिल स्टेट्स में आता था ये एरिया, ये अलग कंसेप्ट है। पंजाब हिल स्टेट्स अलग थे, शिमला हिल स्टेट्स अलग थे, ये अलग अलग है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी देखो बस शिमला, छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये हम डिटेल में करेंगे अभी जब डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी ना। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री भी धीरे धीरे खत्म हो रही है डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री के साथ साथ। फिर आएगा हमारा रिलेशन हिमाचल प्रदेश का रिलेशन सिक्स के साथ, हिली एरियाज का सिक्स के साथ, गुरखास के साथ, उसके बाद ब्रिटिश के साथ, वहां पे ये चीजें डिटेल में होगी। रीन मार्क्ड बाय द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इशू, ठीक है। केस रिकॉर्ड स्टार्टेड इन, ये वाला हम बाद में देखेंगे पॉइंट, यहाँ देख लो। अब जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो किसमें शुरू होने लगे? इससे पहले उर्दू लैंग्वेज का यूज होता था, तांगरी लैंग्वेज का यूज होता था, अब किसमें स्टोर होने लगे रिकॉर्ड्स? नागरी में, ठीक है। ही ओपन्ड स्कूल, हॉस्पिटल, ब्रिज ओवर सतलुज, ठीक है। फर्स्ट टाइम, सबसे पहले बिलासपुर में स्कूल्स, हॉस्पिटल, ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज ओवर सतलुज किसने बनाया था? अमरचंद ने बनाया था, ठीक है। तो आप इस तरह ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे एक स्कूल है, उसी के साथ एक बड़ी सी बिल्डिंग किसकी है? हॉस्पिटल की है। और यहां तक अगर हमने पहुंचना है तो किसके द्वारा पहुंचना है? ब्रिज के द्वारा पहुंचना है। ये हम है यहाँ पे खड़े, ठीक है। तो हमने यहाँ पहुंचना है, किसके द्वारा पहुंच रहे हैं हम? ब्रिज के द्वारा पहुंच रहे हैं। मान लो ये ब्रिज
आजकल जैसे हो रहा है, बहुत दुखद है ये, मॉनसून्स में इतनी ज्यादा जो नुकसान हो रहा है हिमाचल में, तो अगर वैसा कुछ हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई गिर जाता, ये ब्रिज टूट जाता है और यहाँ पे जो लोग थे वो फॉल डाउन होकर गिर जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो ये तरीका है याद रखने का, ठीक है। स्कूल, हॉस्पिटल एंड सस्पेंशन ब्रिज। राजा अमरचंद, अमर, यहाँ पे देखो गिर गए तो क्या हो गए, अमर हो गए। राजा ने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे। हाफ टैक्स ऑन ग्रेन रिड्यूस्ड, यहां पे भी टैक्स की बात हुई है। इससे पहले जो हीराचंद थे वहां पे भी टैक्स की बात हुई थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रेवेन्यू सबसे पहले लेना शुरू किया था कैश के फॉर्म में। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे टर्म है हाफ टैक्स ऑन ग्रेन्स रिड्यूस। इसका मतलब कुछ नहीं है, ये है 100 केजी अनाज, ये कितने का है, ₹100 का है ये अनाज। अब क्या करना है, इन्होंने दो ऑप्शन रखी। अगर आप मुझे 100 केजी दे रहे हो तो आपको पूरा का पूरा क्या देना पड़ेगा, 100 केजी देना पड़ेगा। अगर दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो आप इसका हाफ कर दो, आपको सिर्फ 50 रुपीज देने पड़ेंगे। ये इसका मतलब है, इन्होंने ऑप्शन छोड़ दी किसके पास, अपने जो लोग थे उनके पास ये ऑप्शन छोड़ दी। ये इसका मीनिंग है। जो इससे पहले रूलर थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमें कैश के फॉर्म में क्या चाहिए, कुछ अमाउंट चाहिए आपके रेवेन्यू का। सारे एरिया में नहीं किया था उन्होंने भी लागू, कुछ कुछ एरिया में किया था। तो ये है दोनों के बीच डिफरेंस। क्वेश्चन आएगा, ढंग से क्वेश्चन को समझना कि पूछ क्या रहे हैं वो। डायरेक्ट टिक मत लगा लेना निमोनिक से कि अच्छा हीरा तो कैसे ही आता है, तो रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ भी आया तो हीरा चंद लगा लो, नहीं, दोनों में डिफरेंस है। बेगार को इन्होंने अबॉलिश किया था। बेगार प्रथा होती थी एक, जहां फोर्स लेबर बोलते थे इसको। अगर आपको कुछ काम नहीं भी करना है फिर भी आपको वो काम करना पड़ रहा है, आपकी सहमति हो नहीं हो, साथ ही साथ आपको उसका कुछ पैसा भी नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो एक टाइम का खाना मिल गया। कई बार वो भी नहीं मिलता था, उसको बोलते थे बेगार प्रथा, जो लोगों से करवाई जाती थी, वो इन्होंने अबॉलिश करी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बट लैंड टेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट आ गई है लाइन, जो इस पॉइंट से भी रिलेट करती है, जो मैंने आपको बोला था, बाद में बताऊंगी। रीमार्क्ड बाय रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इशू, कि इनका रेवेन्यू, जो ये रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे, जो इनकी टैक्स पॉलिसी थी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा रिवोल्ट हुए हैं इनके टाइम पीरियड में, अपने ही लोगों के द्वारा किए गए, और उसी वजह से इनको गद्दी भी छोड़नी पड़ी। तो ये वो लाइन है। एंड यहाँ पे इसका रिलेशन देखो, बेगार तो इन्होंने अबॉलिश किया, बट इन्होंने क्या किया, 25% ऑफ लैंड टैक्स, जिसको बेटगना भी बोलते थे, वो लगाया। ठीक है, कि आपके लैंड में जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका 25% आप राजा को दोगे, ये इन्होंने बोला। और इन्होंने ये जो टैक्स था वो चंदेल राजपूत पे भी लगाया। अब चंदेल राजपूत कौन थे, याद करो, चंदेल राजपूत वही है जो कहां से आए हैं, हमारे बुंदेलखंड एरिया से आया है, जिन्होंने बिलासपुर की स्थापना करी थी। बिलासपुर में और भी बहुत सारे राजपूत रहते थे। आपने, अगर आप हिस्ट्री को आपने अच्छे से पढ़ी है, तो राणाज और ठाकुर भी रह रहे हैं, राणाज भी रह रहे हैं, ठाकुर भी रह रहे हैं, क्षत्रिय भी रह रहे हैं, ये सब रह रहे हैं। बट जो चंदेल राजपूत थे उन्होंने स्थापना करी थी बिलासपुर की, तो अपनी ही कम्युनिटी पे इन्होंने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। एंड ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स पे नहीं होता था, उनको हायर अथॉरिटी पे माना जाता था, उन पे भी इन्होंने टैक्स लगा लिया। ठीक है, तो यहां से विद्रोह स्टार्ट होता है इनके अगेंस्ट। जो ब्राह्मण ऑफ घेरवी के ब्राह्मण थे, वो इनके अगेंस्ट क्या कर लेते हैं, रिवोल्ट स्टार्ट कर लेते हैं, जिसको झुग्गा मूवमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, घेरविन के, घेरवी घेरविन दोनों अलग अलग नाम है, कई जगह घेरवी लिखा है, कई जगह घेरविन लिखा है, दोनों का एक ही मतलब है। इनके जो राजा, इनके जो ब्राह्मण्स थे, उन पे इन्होंने टैक्स लगाया, और उन्होंने इनके अगेंस्ट क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, 1884 ये टाइम पीरियड है जुग्गा मूवमेंट का। मूवमेंट्स हम अलग से करेंगे, जो राजा के अगेंस्ट हुई है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुई है, रिवोल्ट्स हुए हैं, अलग अलग इंटरनल रिवोल्ट्स हुए हैं, या फिर विद इन विद इन स्टेट, ठीक है, या फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए हैं, वो डिटेल में होगा। बट अभी के लिए डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जितने रिवोल्ट्स हो रहे हैं उनको पक्का कर लो, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इससे तो बहुत बार क्वेश्चन आया है। टाइम पीरियड, ठीक है,
प्रोटेस्ट एज राजा टुक सम ऑफ लैंड। अब क्या होता है, 25% ऑफ ये टैक्स लगा लेते हैं ब्राह्मण ऑफ गिरवी पे, लेकिन वो नहीं देते हैं टैक्स, तो उस वजह से राजा क्या करते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं। अभी तक रिवोल्ट नहीं हुआ है, उन्होंने बस टैक्स नहीं दिया तो राजा ने प्रॉपर्टी ले ली। अब जब प्रॉपर्टी ले ली तो फिर रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोला जाता है, एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, जुग्गा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। पीपल बिल्ड द जुग्गा हट्स विद डाइटी एंड एनिमल। इसको यहां से देखेंगे हम। अब देखो क्या है, इस एरिया में अगर कोई भी रिवोट होता था ना, उसमें क्या करता था, कुछ लोग गांव के, ज्यादा तो नहीं, कुछ लोग गांव के क्या करेंगे, गांव से दूर जाके अपनी एक हट बना लेते थे, और वो अपने साथ किस किस को ले जाते थे, एक डॉग होता था, ये डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, किस किस को ले जाएंगे, ये गांव है, गांव से दूर एक हट बना रहे हैं, हट में वो अपने साथ ले जाएंगे एक कैट, एक डॉग, और अपना कुल देवता या देवी जो भी होंगे, एंड वो पर्सन जो यहाँ गांव से आ रहा है। तो इस केस में कौन थे, ब्राह्मण ऑफ घेरवी यहाँ के आते हैं, वो रिवोल्ट करते हैं। वो टाइम पीरियड जो राजा के सामने रखते हैं 9 मंथ का, कि आप 9 मंथ का टाइम पीरियड हम देते हैं, आप हमारी जो ग्रीवेंसेस है उनको आप एक्सेप्ट करो, उनको कंसीडर करो, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम फर्दर एक्शन लेंगे। और जो फर्दर एक्शन होता था वो क्या होता था, कि वो पूरे के पूरे हट को, खुद भी उसमें होते थे, ये जो डॉग कैट, इनको आग लगा लेते थे अपने साथ। तो ये आफ्टर 9 मंथ करते थे, एकदम से नहीं करते थे, वो पहले टाइम पीरियड देते थे राजा को कि आप आओ हमारी पुकार सुनो। बट इवेंचुअली जो राजा थे अमरचंद, उन्होंने उनकी पुकार नहीं सुनी, एंड इन्होंने क्या कर दिया, इन हट्स को आग लगा दी। तो ये था जुग्गा मूवमेंट। ये जुग्गा किसको है, झोंपड़ी को। एंड रिवोल्ट का जो साइन होता था वो ये रेड फ्लैग होता था, रेड फ्लैग दर्शाता था कि हम आपके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा साइज में होता था कि दूर से ये विजिबल हो जाए। तो ये है पूरा जुग्गा मूवमेंट। एंड में वो इस प्रकार से मर जाते हैं। एंड ये जो न्यूज होती है ना, ब्रिटिश का टाइम है ये, ब्रिटिश वैसे भी जो इंडियंस में सती प्रथा वगैरह, ये जो सब कुछ ऐसे ऐसे तरीके के जो प्रथाएं थी हमारे इंडिया में, उनके वैसे भी खिलाफ थे ब्रिटिश। तो ये सारी न्यूज फैल जाती है पूरे इंडिया में, एंड हिमाचल के एरिया में तो फैलेगी फैलेगी। तो इवेंचुअली राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है। तो ये था जुग्गा मूवमेंट। एंड इसी के साथ जैसे ही जुग्गा मूवमेंट खत्म होता है 1888 में, राजा अमरचंद भी क्या कर लेते हैं, अपनी अपनी सीट से, अपनी गद्दी से इस्तीफा या फिर अपनी गद्दी छोड़ देते हैं। किसके हाथ में, राजा विजयचंद जो नेक्स्ट सक्सेसर है हमारे बिलासपुर के, born in 1872। एंड राजा कब बने थे ये, 1888 में तो जुग्गा मूवमेंट खत्म हुआ था, तो 1889 में ये क्या बने थे, राजा बने थे। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव, जो इससे पहले वाले जितने भी राजा थे, हीराचंद, ध्यान रखो हीरा से शुरू हुआ रेवेन्यू वाला, हीरा के बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं अमरचंद, वहां पे भी रेवेन्यू से रिलेटेड चीजें होती रही, ठीक है, कर वगैरह। नेक्स्ट जो रूलर आता है विजयचंद, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, प्रशासनिक सुधार किए, ठीक है। उसमें क्या किया इन्होंने, कोर्ट फीस इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, स्टैम्प्स इंट्रोड्यूस करी, स्टैम्प्स, कोर्ट फीस, ये वर्ड्स कहीं भी पेपर में सुनो तो डायरेक्ट लगा देना विजय चंद्रम, उनके टिक कर देना, ठीक है। इन्होंने रंग महल बनाया, ये पेपर में बहुत ज्यादा बार आया है, आई डोंट नो ये ब्लैक में क्यों नहीं किया, बट ये हाईलाइट कर देना, रंग महल बनाया गया, किसके द्वारा, विजय चंद के द्वारा बनाया गया। इन्होंने अपना समर हाउस बनाया बहादुरपुर में, ठीक है। अब क्या था, जो विजयचंद था ना, इनको रेस्पिरेटरी बहुत इश्यूज थे, इनकी बॉडी ठीक नहीं रहती थी, हेल्थ इश्यूज उनको काफी रहते थे, इनको अस्थमा था, इनको लिवर में इश्यूज थे, तो उस वजह से ना ये अपने इलाज के लिए, या फिर कभी वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमस हो गई या कुछ भी हो गया, गर्मी हो गई, तो ये शिफ्ट कर देते थे, कभी शिमला जा रहे हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं, तो ये अच्छे से अपने एरिया को अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से जो इनके जो ऑफिसर्स थे, उनको नॉन कॉपरेशन, उनको डिसकंटेंट रहता था, असंतोष थे वो इनके टेन्योर से। तो कुछ टाइम के लिए इनको, अब किसका रोल आ रहा है, पूरा जो एरिया है, हिली एरिया, ये किसके अंडर है, ब्रिटिश के अंडर है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, ठीक है। ऊपर से देख किसके अंडर काम हो रहा है, ब्रिटिशर्स के अंडर काम हो रहा है, नीचे राजा तो सिर्फ नाम मात्र रह गए थे, ठीक है। तो इनको कुछ टाइम के लिए, जब इनको इस तरह से अधिकारियों के द्वारा सहयोग मिला, तो वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने बोला कि अच्छा आप कुछ टाइम की छुट्टी ले लो, ब्रेक ले लो, तो इनको कुछ टाइम के लिए वाराणसी भेज दिया गया।
उसके बाद जब ये वाराणसी भेजे गए तो वहां पे राय साहेब मियां अमर सिंह को क्या बना गया, मैनेजर ऑफ द स्टेट बना दिया। तो आप ये ध्यान रखेंगे, विजय चंद को कहां भेज दिया गया, वाराणसी भेज दिया गया। एंड राजा साहिब मियां अमर सिंह को क्या बना दिया, मैनेजर ऑफ स्टेट बना दिया। ऑब्वियसली किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही इनको क्या बना रहे थे, अब रूलर्स बना रहे थे। आपने देखा होगा, अपॉइंटेड बाय शिमला डिप्टी कमिश्नर, ब्रिटिश आ गए थे। 1908 में विजय चंद वापस आते हैं, ठीक है, इनकी हालत थोड़ी ठीक हो जाती है तो ये वापस आते हैं, अपना कार्यभार फिर से संभालते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 होती है तो ये ब्रिटिशर्स का फुल फ्लेज उनको सपोर्ट देते हैं। तो इसी वजह से इनको KCIE, नाइट कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, उन लोगों को दिया जाती थी ये उपाधि जो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करते थे किसी भी तरीके से, चाहे वॉर हो या फिर ऐसे भी सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स का, तो उनको ये उपाधि दी जाती थी। ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किसको मिली, विजय चंद को ये उपाधि दी गई, दे दी गई। इन 1931 ही डाइड एट वाराणसी में इनकी डेथ हो गई। बेशक ऐसा बोला जाता है कि जो ये अपना कार्यभार अच्छे से नहीं संभाल पाए, बट लोगों की नजरों में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। इनकी डेथ पे बहुत लोग रोए भी, ये चीजें किताबों में मेंशन की गई है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा दयालु थे, बहुत दान पुण्य करते थे ये अपने स्टेट में, इस वजह से ये बहुत फेमस थे लोगों की नजरों में। इन्हीं के टेन्योर में एक स्टोरी होती है, स्टोरी तो नहीं, एक इंसिडेंट होता है जो आज की डेट में स्टोरी के रूप में लोगों को सुनाई जाती है, लोक गाथा के रूप में सुनाई जाती है, स्कूल्स में, मेलों में, इसको प्ले के रूप में भी दिखाया जाता है बिलासपुर के एरिया में। ये है स्टोरी ऑफ मोहना, ब्रदर ऑफ तुलसीराम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पर्सन है जिनको फांसी पे लटकाया जा रहा है। यहाँ पे ये किंग है, किंग के अटायर में आपको एक पर्सन दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कौन होंगे, किंग होंगे। और चोर, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये सारे इंसिडेंट को देख रहे हैं, और एक आदमी है जो दूर से इस सारे इंसिडेंट को देख रहा है पेड़ के पीछे से। तो यही है मोहना की स्टोरी, जिसको आज की डेट में लोक गाथा के रूप में बिलासपुर में गाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, स्कूल्स में, मेलों में इसको एज अ प्ले भी दिखाया जाता है, लोकगीत भी है ये बिलासपुर का मोहना। ये 2 भाइयों की कहानी है। इस भाई का नाम है जो पेड़ के पीछे चुपके से देख रहा है, तुलसीराम, और जो फांसी पे लटक रहा है ये है मोहना। इनके करेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये बहुत चालाक, क्लेवर थे। ये बहुत ही ज्यादा भोला भाला, बोलते हैं भोला भाला सा इंसान, वो था मोहना। अब क्या होता है, ये जो तुलसीराम था ये किंग के अंडर काम करते थे, उनका एम्प्लॉय था, नौकर था। तो इसने क्या किया, गलती से एक दिन इसके किंग के आर्मी ऑफिसर को मार दिया, ठीक है। तो ये डर गया कि अगर ये बात बाहर निकल गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो अपने भाई से कहता है, मोहना से जो बहुत शरीफ है, कि तू ऐसा कर, ये जो खून का इल्जाम है तो अपने सर पे ले ले। तो मोहना बोलता है ठीक है ले लेता हूँ, क्योंकि ये कन्विंस करता है कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मेरी नौकरी हाथ से चली जाएगी। तो मोहना कन्विंस हो जाता है अपने भाई की बातों से, तुलसीराम से। और तुलसीराम ये भी कहता है कि अगर तू अपने सर पे इल्जाम ले लेगा, मैं राजा से सिफारिश करूंगा, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है राजा से, कि तेरे को छोड़ दे या तेरी सजा कम कर दे, क्योंकि अगर मेरे बारे में पता चला मुझे तो राजा नौकरी से निकाल देगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये बोलता है मोहना ठीक है, ये पूरा ट्रस्ट करता है अपने भाई पे कि मुझे सजा नहीं होने देगा मेरा भाई। बट इवेंचुअली क्या होता है, मोहना को सजा मिल जाती है, एंड 1829 का समथिंग टाइम पीरियड है, इनको सजा मिल जाती है। और ये मोहना दूर से, ये तुलसीराम है, ये दूर से सारी चीजें देख रहा था, और लोगों को पता था कि मोहना क्या है, बेकसूर है, ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो लोग बहुत ज्यादा रोते हैं, और तब से लेकर ये लोक गाथा गाई जाती है लोगों के द्वारा, इसको अभी तक गाया जा रहा है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये थी कहानी मोहना की। ये कब हुई थी, विजय सिंह के टाइम पीरियड में हुई थी। नेक्स्ट जो राजा हमारे सामने है, लास्ट रूलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ आनंद चंद, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है जो मेजर सोर्स है बिलासपुर की हिस्ट्री का, जिसको बोला जाता है बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहाँ देखो, चलो लिखा होगा बुक इधर कहीं नाम ना। तो इन्होंने एक किताब लिखी है जो मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन भी आता है किताबों से, पहले भी मैंने आपको बताया है। ही बिकेम राजा इन 1927, इससे पहले ही 1926 से 28 के बीच में मोहना की स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप वो देख लेना। ही एंडेड चाइल्ड मैरिज, बेगार को इन्होंने कंप्लीटली खत्म कर दिया, चाइल्ड मैरिज को इन्होंने कंप्लीटली खत्म कर दिया। एंड स्टोरी क्या थी, जब इनकी शादी हो रही थी ना,
तो ये इनकी बुशहर की जो रानी थी, बुशहर रियासत में इनकी शादी हो रही थी, तो ये अपनी बारात लेकर शिमला होकर जा रहे थे। तो शिमला में उस टाइम गांधी जी थे, गांधी इरविन पैक्ट के लिए वो शिमला आए हुए थे। तो गांधी जी से इनकी इंटरेक्शन होती है, ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने ट्रू स्पिरिट में जो गांधी जी की पॉलिसी थी, उनको बिलासपुर में अपने स्टेट में इंप्लीमेंट किया था। उसी में से एक, जैसे ये देख लो, बिगार होगी, चाइल्ड मैरिज को इन्होंने बैन किया था। एंड ही नेक्स्ट अगर आप देखोगे, कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन लिकर एंड ऑल इंटॉक्सिकेंट्स को इन्होंने कंप्लीटली प्रोहिबिट किया था। सिर्फ लिकर को नहीं, लिकर के साथ और भी अगर आप कोई भी इंटॉक्सिकेंट्स ले रहे हो, इनको भी इन्होंने प्रोहिबिट किया था अपने एम्पायर में। ठीक है, ये लाइन है कि ही फॉलोड द महात्मा गांधी प्रोग्राम इन ट्रू स्पिरिट एंड ही बिल्ट रोड्स टू सुकेत मंडी स्कूल हेल्थ केयर सेंटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है। श्री गोपाल जी टेम्पल, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? वो बनाया गया था आनंद चंद के द्वारा। ठीक है, गोपाल श्री कृष्ण का दूसरा नाम भी है। ठीक है, भगवान से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, भगवान का नाम सुन के हमें आनंद मिलता है, तो उस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। एंड इन्होंने नया पैलेस भी बनाया था जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, सबमर्ज्ड हो गया है। एंड ही एजुकेशन इनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे कुछ ध्यान रखने की, बट ये चीज ध्यान रखेंगे आप। ही पॉपुलराइज्ड खादी, प्रमोटेड सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म इन्होंने प्रमोट किया था। ही इज अ ग्रेट लीडर एंड संसदीय नेता थे ये। इन लेटर ईयर सेइंग पावर स्लिपिंग अवे ही बिकेम डेस्परेट। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सब कुछ सही था इनके बारे में, बस एक चीज थी, जब इंडिपेंडेंस मिली भारत को, तो ये अपना सेपरेट स्टेट पूरा ये चाहते थे कि मुझे हिमाचल के साथ मर्ज नहीं होना है, मुझे कंप्लीट राज्य चाहिए। इसी वजह से इनकी बात को कंसिडर करके, क्योंकि बिलासपुर काफी पॉपुलर, आपने देखा होगा स्टार्टिंग से कि काफी स्ट्रॉन्ग स्टेट है, इनके रिलेशन भी ब्रिटिश के साथ काफी अच्छे रहते थे, और जो अपना इंडियन फ्रीडम फाइटर्स है या फिर इंडिया के साथ भी इनके काफी अच्छे रिलेशन थे, बड़ा एरिया भी था इनके अंदर, तो इनको अलग से स्टेट भी मिला। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में ये 1948 में नहीं, 1954 में मर्ज हुए। तब तक ये इंडिपेंडेंट राज्य था, पार्ट सी स्टेट बोला जाता था इसको, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरह से इंडिया के स्टेट्स को डिवाइड किया गया था, उसी में से एक बिलासपुर था। तो 1954 में इनको ये हिमाचल का हिस्सा बने थे। उस टाइम तक कौन थे? पार्ट सी के जो चीफ कमिश्नर्स होते थे वो आनंद चंद ही रहे थे। ठीक है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ये मेंबर्स थे, इन्हीं रिलेशंस की मैं बात कर रही थी। चीफ कमिश्नर बने बिलासपुर के 1948 से 1950 में। लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, इवेंचुअली एमएलए तो होंगे, एमएलए भी थे ये एचपी के 1970। तो सब कुछ पता होना चाहिए कि लोकसभा मेंबर भी थे ये, राज्यसभा मेंबर भी थे, एमएलए भी थी। स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आ सकते हैं, एचएस और allied और नायब तहसीलदार में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनके बारे में पूरा बता देंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, आनंद चंद के बारे में कौन सा नहीं है। तो आपको हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए ये सारे, कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। एंड बिलासपुर मर्ज्ड इनटू इंडिया 1948, बट ये पार्ट सी स्टेट बना, हिमाचल पार्ट सी स्टेट की तरह मर्ज हुआ ये, बट इंडिया में, बट एचपी में जो प्रॉपरली ये आया 1 जुलाई 1954 को। इन्होंने वो किताब जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, जिस जो मेन सोर्स भी है बिलासपुर की हिस्ट्री का, हमारा भी एक सोर्स रहा है, वो है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये किताब का आप ध्यान रखेंगे, पेपर में आई हुई किताब है। एंड ही डाइड इन 1983, लंदन में इनकी डेथ हुई। तो ये थे बिलासपुर के कुछ राजा। हमने सारे राजा खत्म कर दिए हैं, कुछ पिछली क्लास में, कुछ इस क्लास में खत्म हुए हैं। इनको क्लास के साथ ही रिवाइज करना स्टार्ट करो, डरना नहीं है। आधी चीजें तो आपकी ऐसी ही क्लियर हो चुकी है, निमोनिक्स दिए हैं हमने, वहां से भी बहुत चीजें क्लियर हो गई है, बस थोड़ी बहुत डेट्स वगैरह में बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगी। एंड डेट राजा की ही डायरेक्ट लर्न करने मत लग जाना। जैसे अगर आपको झुग्गा मूवमेंट की भी याद हो जाएगी, कि झुग्गा के साथ आपको एकदम से ध्यान आ जाएगा कि किसके टाइम हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से अमरचंद, ये देखो विजय चंद, अमरचंद के बारे में। तो इस तरीके से आप ये भी ध्यान रख सकते हो निमोनिक, कि ये जो जलकर क्या हो गए, ये अमर हो गए घेड़वी के
ब्राह्मण। तो इस तरह से अमरचंद, देखो यहाँ से आपको टेन्योर पता चल जाएगा। अगर आपको झुग्गा मूवमेंट का पता है कब हुआ है, 1884 से 1888 के बीच हुआ है, तो इसी टाइम पे कौन रूलर थे, अमरचंद थे। इस तरीके से रिलेट करके, अगर डायरेक्टली राजा का टेन्योर भी याद नहीं आ रहा है तो इंसिडेंट्स याद करो कि किसके टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है, कब ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश के टाइम पे किन राजा का हमने मेंशन किया है। अब अगर हम मानचंद मेघचंद की बात करें तो वो ब्रिटिश के टेन्योर पे तो नहीं था। इस तरीके से क्या करना है, याद करना है, डायरेक्ट याद करने मत लग जाना। राजा याद नहीं हो रहे हैं, इंसिडेंट याद करो, इंसिडेंट को रिलेट करो राजा से, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया। अब आते हैं इकोनॉमी पे बिलासपुर की, कि यहाँ पे क्या क्या है जो इसकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। उसी में से एक है भाखड़ा नंगल डैम। आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। ये डैम है और इसी के पीछे इसका रिजर्वोयर है जहां पे पानी को स्टोर किया जाता है। ग्रेविटी डैम है ये, पूरा पानी ग्रेविटी के थ्रू नीचे आता है, ग्रेविटी के थ्रू नीचे आएगा। तो यहाँ पे टर्बाइंस होती है, पानी फुल फोर्स से आ रहा है, जब ये खोले जाते हैं फाटक इसके, खोलेंगे तो फुल फोर्स से आएगा, तो यहाँ पे टर्बाइंस घूमेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। डैम्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ये क्या है, ग्रेविटी डैम है। कहाँ पे है, बिलासपुर में है, लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। ये ध्यान रखेंगे आप, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर कहाँ है, मैप याद करो, बिलासपुर है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में तो है ही, बट बाउंड्री किसके साथ लगाता है, पंजाब के साथ लगाता है। सेकेंड टॉलेस्ट डैम इन एशिया आफ्टर टेहरी डैम, ठीक है, सेकेंड टॉलेस्ट डैम है ये। हाइट देख लो इसकी, हाइट कितनी है, 207.26 मीटर है। लोकेशन भाखड़ा नंगल इन हिमाचल प्रदेश। टेहरी कहाँ है, उत्तराखंड में। दोनों की लोकेशन बताई गई है। ये कंपैरिजन है यहाँ पे ना, हाइट का दोनों का, 207 एंड 261 मीटर। टेहरी डैम की 261 मीटर है। हिस्ट्री ऑफ भाखड़ा नंगल डैम, established in 1961, one of the earliest river valley project after independence। इंडिपेंडेंस के बाद ये अर्लीस्ट था, तभी इसको नेहरू ने टेम्पल ऑफ न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया भी कहा था, आधुनिक भारत का नया मंदिर, क्योंकि यहाँ पे आधुनिकता की शुरुआत की गई थी इस टेम्पल के, सॉरी इस डैम के द्वारा। तो ये क्या है, एक लार्ज स्केल जो प्रोजेक्ट था आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था। इसका आइडिया था सर लुइस डेन 1908 में। आइडिया भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि आप इस तरह का डैम बनाओ। 2-3 लोकेशन इसके लिए देखी गई थी पहले, बट फाइनल की गई अराउंड बिलासपुर, क्योंकि वहां की रॉक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। प्रोजेक्ट वाज, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर भी हो रही थी 1908 में। बेशक इसका आइडिया दिया किसने दिया, लुइस डेन ने दिया, बट 1913 एंड 14 में देखो गया वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई थी। तो इतने ज्यादा जो एक्सपेंसेस थे वो कहाँ यूज हो रहे थे, ब्रिटिशर्स के वॉर में हो रहे थे, तो नहीं, डिले हो गया प्रोजेक्ट। तो फाइनली स्टार्ट हुआ 1948 में एंड कंप्लीट हुआ। डेट ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22 अक्टूबर ऑफ 1963 में ये जो यहाँ पे भी लिखा है फुल फ्लेज तरीके से काम करना इसका स्टार्ट हो गया। देखो कितना, 13,000 से ज्यादा वर्कर, 300 इंजीनियर्स, इतने लोग इस डैम को बनाने के लिए काम में आए। एंड ये दो है, हम पढ़ते तो ऐसे ना भाखड़ा नंगल, बट ये 2 डैम्स है। एक है भाखड़ा डैम, नंगल इससे नीचे आता है। भाखड़ा कहाँ है, नियर भाखड़ा विलेज इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसकी हाइट इतनी है, सेकेंड टॉलेस्ट इन एशिया है ये। बिल्ड फॉर वाटर पावर एंड इरिगेशन। अब इसका यूज किसके लिए हो रहा है, पानी का बहुत ज्यादा कमी रहती थी बिलासपुर वाले एरिया में, इसीलिए हमने पहले देखा था कि टैंक बनाए गए हैं, ठीक है, रूलर्स के द्वारा टैंक बनाए गए हैं। यहीं से आपके लिए दूसरा क्वेश्चन आता है कि हीराचंद एक रूलर थे, उन्होंने एक टैंक बनाया है, आप उसका मुझे नाम बताएंगे। हमने टैंक्स पढ़े हैं जिनको लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, ये भी बता दो। लोकल लैंग्वेज में टैंक्स को बिलासपुर में क्या बोला जाता है, टी से ही नाम शुरू होता है। तो ये जो भाखड़ा डैम है ये इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इस सब के लिए यूज होता है। नंगल डैम डाउन स्ट्रीम ऑफ भाखड़ा डैम है, ऊपर क्या है, भाखड़ा डैम है, उसी के 13 किलोमीटर नीचे क्या है, नंगल डैम है। कहाँ पे है, नंगल पंजाब में है। टुगेदर नोन एज भाखड़ा नंगल, टूरिस्ट प्लेस भी है, और नेहरू जी ने इसको क्या कहा था, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा था।
इसके जो पीछे रिजर्वॉयर है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप पे दिखाया था, मैप पे पिक्चर पे दिखाया था, ये देख लो, ये पीछे रिजर्वॉयर है, इसको बोला जाता है गोविंद सागर लेक। ये देखो यहाँ पे पिक्चर है, गोविंद सागर लेक, लार्जेस्ट मैनमेड लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, गोविंद सागर। इसका एरिया, हाइट, विड्थ सब कुछ पता होनी चाहिए आपको। रिजर्वॉयर गोविंद सागर, नेम्ड गोविंद सागर आफ्टर गुरु गोविंद सिंह, द 10th सिख गुरु के नाम पे। इसकी लेंथ है 88 किलोमीटर, विड्थ है, लेंथ इस तरीके से, विड्थ कितनी है 8 किलोमीटर, तो लंबाई में क्या है, ये ज्यादा है 88 किलोमीटर, विड्थ कितनी आ गई 8 किलोमीटर, तो 8 याद रखना, इजी है। थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वॉयर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वाटर स्टोरेज, वाटर स्टोरेज में कितना है, थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है। जो इससे पहले किया था हमने, वो हाइट में देखा था, वो किसके बारे में था, वो डैम के बारे में था, भाखड़ा डैम के बारे में था, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट आफ्टर टिहरी डैम, टॉलेस्ट, ठीक है। ये क्या है, ये थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है। इसकी कैपेसिटी याद रखने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो या तो कर लो। एरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया ध्यान रखोगे आप, ये तो होगी लेंथ, ये होगी ब्रेथ। अब पूरा अगर हम एरिया देखें इसका, तो वो है 168.35 स्क्वायर किलोमीटर, इसका पूरा एरिया है। अब जो ये थर्ड बोला मैंने, वाटर स्टोरेज में कितना है, थर्ड है, तो फर्स्ट है इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में, नागार्जुना सागर डैम सेकंड। ये इंडियन जीके का फैक्ट है, देख लेना। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस पे, जो बिलासपुर में सतलुज या फिर और नदियों के ऊपर बनाए गए हैं। यहाँ से भी कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कंदरौर डैम कहाँ पे, ये सतलुज रिवर पे। डेट से याद रखने की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट गलत है। रैंक्ड फर्स्ट इन एशिया ऐसा नहीं है, अब बुक्स में शायद अभी भी ऐसा लिखा हो, बट ऐसा नहीं है। चिचम ब्रिज, चिचम ब्रिज स्पीति पे है, स्पीति में है ये, ठीक है। ये है लार्जेस्ट इन हाइट, रैंक फर्स्ट, हाईएस्ट इन एशिया, चिचम ब्रिज, एचपी में ही है ये भी। स्लापर ब्रिज, ध्यान बस ब्रिज के नाम याद रख लो, कंदरौर का ये फैक्ट, कंदरौर। अब जो अगर स्टेटमेंट क्या आएगी, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट, हाईएस्ट आएगा, वन ऑफ द हाईएस्ट, नॉट द हाईएस्ट। स्लापर ब्रिज हो गया, सीरखड़ आर्क ब्रिज हो गया, घाघस ब्रिज हो गया, ठीक है, ऑन रिवर अलीखट। कंदरौर ब्रिज तो सतलुज पे है। नेक्स्ट घमरोला ब्रिज, ये आरसीसी ब्रिज, इनके नाम याद रख लेना, ये नीचे, यहाँ से नीचे इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले वाले सारे याद कर दो, यहाँ से बाद वाले याद करने की जरूरत नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, ऐसे ही डाल दिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि अगर एक बार गो थ्रू हो गया तो ठीक है, नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए आपको, इससे पहले जितने भी 2 3 4 5 रेजर हो। अब आते हैं थोड़ा सा कल्चर पे। फोक सॉन्ग ऑफ बिलासपुर, मेन फोक सॉन्ग कौन से है, गांगी हो गया, मोहना के बारे में मैंने आपको बताया था, गंबारी, बोला, झंझुती, ये हो गया। गंबारी, गंबारी देवी ट्रेडिशनल फोक सिंगर है हिमाचल प्रदेश की, इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, शी इज द वन, ठीक है, इनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। ये पेपर में आ जाते हैं, पर्सनालिटीज से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट के साथ जो हम आपको पर्सनालिटीज करवा रहे हैं उसको याद करना शुरू कर लो, पाइल अप मत करना चीजें। डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री इज नॉट अबाउट हिस्ट्री, राजा 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 नहीं, जितने राजा राजा इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं, हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, इससे ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, जो ट्रेंड है, हम स्किप तो नहीं कर सकते, बट ट्रेंड ये है कि इन सारी चीजों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो साथ साथ में याद करो। 2011 में इनको टैगोर अकेडमी अवार्ड मिला था, संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। 2001 में इनको अवार्ड फ्रॉम हिमाचल अकेडमी ऑफ आर्ट्स भी दिया गया था। ब्रिज नियर स्वर्ग घाट बिलासपुर, नेम्ड घंबार पुल, ठीक है, वो इनके ऊपर इनको ऑनर करने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है, तो ये ब्रिज एक और ऐड हो जाता है जो हमने पुराने ब्रिज किए थे उसमें, तो इसको भी याद कर लेना, ये पुराने वाले फैक्ट्स है। फूड हैबिट्स, स्टेपल फूड्स इनके मेज, राइस, ज्यादा डिटेल में हम कल्चर में करेंगे ये चीजें कि कौन से एरिया का कौन सा ज्यादा कौन सा वहां पे स्टेपल फूड है, क्या वहां पे ज्यादा उनका कल्चर रहता है, वो कल्चर का पार्ट है, बट अभी के लिए जितने आपको फैक्ट्स बताए गए हैं उनको साथ साथ में याद कर दो। एंड कोई भी डाउट रहता है इस क्लास से रिलेटेड या फिर जो मैंने पहले कहा आपको और कोर्सेज चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हमें। एंड इस क्लास में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर
उसी टाइम पे जैसे आप वीडियो देख रहे होते हो ना, जैसे क्वेश्चन पूछा पॉज़ करके उसी टाइम वहाँ पे लिख लिया करो, बाद में ध्यान नहीं रहता है फिर। तो इस तरीके से आप उसके आंसर्स दे देना एंड थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।